यकीनन आपसे हमें जोड़ती है और मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से जो हमारी कंसर्न्स हैं वो आप तक हम आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं। आज बड़ा अहम दिन है 10 अप्रैल 1986 जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक तवील जिला वतनी के बाद अपने वतन पाकिस्तान वापस आईं। आप जानते हैं कि 85 में मार्शल लॉ हटा और मोहतरमा शहीद जब आईं तो आवाम का ठाठे मारता समुंदर लाहौर में उनका इंतज़ार कर रहा था और तकरीबन 30 लाख के करीब वहाँ लोग जोश व खरोश, जज्बे और उमंगों के साथ पहुँचे और अपनी कायद को रिसीव किया। आज वो तारीख़ी दिन है और आज का दिन ये भी हमें याद दिलाता है कि आज भी मुल्क को एक जमहूरी सोच रखने वाले ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो आवाम की नब्ज़ को समझता हो, जो आवाम के मसाइल को समझता हो। और आज जो शख्स वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज़ है उसमें आवाम को समझने, उनकी तकलीफ़ को महसूस करने की एबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो आवाम की तकलीफ़ को समझ सके। और जब हम ये कहते हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कहती कि हम कोई अपोजिशन की जमात हैं और हमें शायद अपोजिशन करनी है इस सिलेक्टेड हुकूमत की। हमारे पास बड़ी फहरिस्त है उन तमाम कामों की जो इस हुकूमत ने किए और जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को आज नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला महंगाई का है, महंगाई जिसने हमारा जीना हराम कर रखा है, गरीब आवाम के लिए, गरीब इंसान के लिए जीना इस मुल्क के अंदर मुश्किल होता चला जा रहा है। और आज इसलिए भी बात करनी ज़रूरी है कि अभी जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक नंबर जो हमारे सामने आया है वो हफ्तावार महंगाई का है, हफ्तावार फूड इन्फ्लेशन का है। इस हुकूमत ने 18 एसेंशियल फूड आइटम्स की कीमतों में इजाफा किया, जिसके नतीजे में हफ्तावार जो फूड इन्फ्लेशन है वो आज 18.7% पर जा पहुंची है, यानी तकरीबन 19% को टच कर रही है। यह है खाने पीने की अशिया पर जो महंगाई है। हम हुकूमत की इस नाअहली की सख्त मजम्मत करते हैं और हम गहरे तशवीश का यहाँ इज़हार करते हैं। हमें तशवीश है इसलिए भी कि रमज़ान आने वाला है। आप सब अपने घरों में रमज़ान का सौदा भी लाते हैं, रमज़ान का टेबल भी लगता है। यहाँ जिस किस्म के फाके लोग करने पर मजबूर हैं उनको इस माहौल में रमज़ान भी काटना है। आज ही की कीमतें अगर ले लें तो आप गोश्त उठा लें, दाल उठा लें, चावल, आटा, दूध, चीनी, पत्ती, लग पता जाएगा कि क्या हालात हैं इस मुल्क के। और जो इनके मुशीर और वज़ीर हैं इमरान न्याजी के, वो कहते हैं कि मुआशी हालात इस मुल्क के मुस्बित हैं, इंडिकेटर्स मुस्बित हैं। क्या इंडिकेटर मुस्बित है? कि चीनी चाय की पत्ती 1 किलोग्राम 800 रुपए की मिल रही है, या ये मुस्बित है कि आज बकरे का गोश्त 1800 रुपए किलो मिल रहा है, या चिकन जो है वो 600 रुपए किलो दस्तयाब है। फिर दालों की कीमतें ले लें, क्या मुस्बित इंडिकेटर इस हुकूमत के लिए क्या है? क्योंकि अवामी नुमाइंदे के लिए, अवाम में जाने वाले शख्स के लिए इंडिकेटर ये है कि उसके घर का सौदा कितने का आ रहा है। हकीकत ये है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ाई जा रही है उसके साथ अगर आप सैलरीज देखें, पेंशन्स देखें तो उसमें टके का इजाफा नहीं है, उसमें 1 रुपए का इजाफा नहीं है। सैलरीज आपकी उतनी ही है,
पेंशन्स आपकी उतनी ही हैं, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक वफाकी वजीर ने जिस तरीके से रेलवे के रिटायर मुलाजमीन के साथ जो गुफ्तगू की वो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। रेलवे के रिटायर्ड मजदूरों को एक वफाकी वजीर ये कहता है कि जो नुकसान है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, जो इस मुल्क को नुकसान हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। इस मुल्क का मेहनत कश मजदूर इस मुल्क का असासा है, और मैं उस वजीर को ये बताना चाहती हूं कि जिस गद्दी पर, जिस तख्त पर बैठ के आपने उन मजदूरों से गुफ्तगू की, यही मजदूर आपको इस तख्त से उतार फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस मजदूर से कल वो मुखातिब हुए और जिसकी वीडियो हमने देखी, अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए उनका रवैया क्या था। ये वही वजीर मौसूफ हैं जिन्होंने हुकूमत की ज़मीन पर कब्जा किया, एक इंक्वायरी रिपोर्ट में ये साबित हुआ, और ये वही वजीर मौसूफ हैं जिनके फार्म हाउस में एक गरीब की गाय चली गई तो इन्होंने उसको गिरफ्तार भी करवाया, और उसके बाद गिरफ्तारी पर जब शोर मचा तो वजीर आजम पाकिस्तान उस अफसर का दिफा करते रहे जिसने ये एक्शन लिया। मतलब फिरौनियत की हदें पार की गई इस वजीर की वजह से, और आज वो वजीर फिरौन की टोन में बात कर रहा है रेलवे के रिटायर्ड पेंशनर्स के साथ। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। जहां महंगाई की बात करते हैं वहां आप सैलरीज नहीं बढ़ा रहे, वहां आप पेंशनर्स को पेंशन नहीं दे रहे, बढ़ाना तो दूर की बात है। फिर आ जाएं कि जी ये सारी चीजें ये कर क्यों रहे हैं। IMF के आगे घुटने टेक चुकी है ये हुकूमत। IMF के साथ होने वाला जो इनका रीसेंट कम्युनिकेशन है वो सामने आया है, जिसमें इन्होंने उन आकाओं के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो इमरान नियाजी जो ये कहा करते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, आज तो मेरा ख्याल है बहुत सारी खुदकुशियां बनती हैं, और इस बात पर भी बनती है कि आपने पाकिस्तान की आवाम को जिस तरीके से दीवार से लगा दिया है, और उस मुआहदे के अंदर जो जो बातें की गई हैं वो तो शर्मनाक बातें। उसमें ये कहा गया है कि जी ग्रोथ रेट हमारा इस वक्त तो नेगेटिव है, हम 1.5% पर जाएंगे, और आपकी ख्वाहिशात और आपकी डिमांड्स और आपकी कंडीशंस के मुताबिक हम बिजली के टैरिफ में 5 रुपए का मजीद इजाफा करेंगे। हम उन तमाम शोबाजात में जहां हमने टैक्स को वेव किया यानी ख़त्म किया, जिसमें आपका हेल्थ सेक्टर आता है, जिसमें आपके तालीम का मेडिसिन आती हैं, तालीम आती है और फूड आइटम्स आते हैं, यहाँ जो हमने वेव किया था, मतलब हटाए थे पुराने टैक्सेस, वो हम आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक लगा देंगे। तो ये कंडीशंस है। इसके अलावा हम 3% कहते हैं कि GDP में टैक्सेस का इजाफा करेंगे। पहले ही टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा है। आज भी FBR को जो IMF की तरफ से हुक्म जारी हुआ है कि 27% आप बढ़ाए जाएं, जिसके नतीजे में शायद 570 अरब रुपए का मजीद बोझ टैक्सेस का आवाम पे पड़ेगा। तो ये 3% इंक्रीज इन टैक्सेस और कमिट कर चुके हैं IMF के साथ। हमने शुरू दिन से कहा था कि ये PTI नहीं है, PTI-MF है। PTI-MF का बजट है, PTI-MF की इकोनॉमी है, मईशत है, और आज IMF की पॉलिसी को मनोअन तस्लीम करते हुए इस हुकूमत ने जिस तरीके से घुटने टेके हैं, हमें इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो इन्होंने कानून साजी करने की कोशिश की है, जिसे काबीना ने मंजूरी भी दे दी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा IMF को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर आपसे खिताब भी किया, आपके साथ अपनी कंसर्न्स शेयर की। जिस तरीके से स्टेट बैंक को हवाले किया जाएगा IMF के उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख़त्म की जाएगी, जो फाइनेंस के शोबे से होती है, डिपार्टमेंट से होती है।
اس کے علاوہ ان کے ٹینیور کو جو گورنر ہیں بڑھایا جائے گا اور اس کے بعد ایکسٹینشن کا بھی پروویژن رکھا جائے گا. جو پالیسیز بنیں گی وہ انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہوں گی, یعنی کہ حکومت پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہوگا. جو ایک کشن ملتا ہے حکومت کو سیلریز اور پینشنز کی پیمنٹ کے حوالے سے, وہ اب اسٹیٹ بینک کی نہیں طرف دیکھ سکیں گے اس کشن کے لیے. اور ایسے بے شمار پروویژنز اس میں ڈالے گئے ہیں جس سے کہ ٹوٹلی اسٹیٹ بینک کا تعلق پاکستان سے ختم ہو جائے گا اور وہ ڈائریکٹ ایک ذیلی ادارہ بن جائے گا IMF کا. اس کے اندر جو ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے بری و ذمہ, اکاؤنٹیبلٹی سے ایگزمپٹ ہو جائے گا اسٹیٹ بینک کا گورنر, اس کا ڈیپوٹی, اس کے بورڈ آف گورنرز کے جو اراکین ہیں. نہ ان کے اوپر نیب کو انکوائری کر سکے گی, نہ ان کے اوپر FIA کو انکوائری کر سکے گی, یعنی کہ ان کو پورا استثناء حاصل ہوگا کسی بھی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی سے. تو یہ پالیسی ہے PTI کی, یہ ویژن ہے PTI کا, کیونکہ ویژن نہیں ہوتا تو پھر کابینہ اس قانونی مسودے کا اپروول کیوں دیتی. لیکن ہم نے اس کی مذمت کرنی ہے, ہم نے اس کی مذمت آپ کے سامنے بھی کہا ہے, ہم کریں گے, پچھلی پریس کانفرنسز میں بھی کہا ہے, آگے بھی ہم پارلیمنٹ کے فورم پر اور جس فورم پر بھی ہم نے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے, کیونکہ ہم پاکستان کو اس نئے خطرے میں نہیں ڈال سکتے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک رپورٹ ہے UNDP کی جو بڑی تشویشناک رپورٹ ہے, جس کے مطابق ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کہتی ہے کہ جو غریب اور امیر کا جو ایک گیپ ہے وہ پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو ان ایکوالٹی ہے وہ طبقاتی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس پر ہمیں گہری تشویش ہے. اور اس پر گہری تشویش ہمیں اس لیے بھی ہے کہ حکمران ٹوپیاں بدل بدل کے فیصلے کر رہے ہیں, لیکن فیصلے عوام دشمن ہیں. جو میں نے آپ سے کہا کہ 18.70% ویکلی انفلیشن ہے, وہ بھی ساؤتھ ایشیا میں سب سے اوپر ہے. مطلب ہم ساؤتھ ایشیا میں واحد وہ ملک ہیں جہاں انفلیشن اتنی زیادہ ہے, اور اب طبقاتی تفریق بھی بہت زیادہ ہے بقول انٹرنیشنل اداروں کے, UNDP کے, جو ہیومن ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک چیزیں ہیں جس پر پاکستان پیپلز پارٹی تشویش کا بھی اظہار کرتی ہے اور پالیسیز کے حوالے سے مذمت بھی کرتی ہے. FBR پر آ جاتے ہیں. FBR کا انہوں نے حالیہ پھر سے چیئرمین تبدیل کر دیا, ایک جونیئر افسر کو لگا دیا. 22 گریڈ کی پوسٹ پر 21 گریڈ کے افسر کو لگانے کا مقصد کیا تھا؟ سینئر گریڈ آفیسرز کو اگنور کرنے کا جواز کیا تھا؟ وہاں پر ایک سیما شکیل نامی خاتون بھی ہیں 22 گریڈ کی افسر, شاید وہ بھی قابل نہیں تھیں. خواتین کے حوالے سے تو ویسے ہی وزیر اعظم کے جو تاثرات ہیں وہ خاصے تشویشناک ہیں. حالیہ بیان میں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کو جوڑا فحاشی اور لباس سے, وہ بہت افسوسناک تھا. ہم نے اس کی مذمت کی بھی ہے اور آج پھر کرتے ہیں. عمران نیازی نے جس سوچ کا اظہار کیا ہے حالیہ دنوں میں ریپ کیسز کے حوالے سے, وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے. نہ صرف پاکستان کے اندر ریپ وکٹمز اور ان کے خاندانوں کی دل آزاری ہوئی ہے, بلکہ پاکستان کے اندر ہر ذی شعور اور ہر سوچ رکھنے والے شخص کو بہت بری لگی ہے یہ بات, ہمیں ٹھیس پہنچی ہے. اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل لیول پہ ہماری رسوائی ہوئی ہے, ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم تو ہیں ہی, وہ تو رسوائی الگ ہے ہی اپنی جگہ, بٹ ان کے بیان کو لے کر ہر انٹرنیشنل جریدے نے لکھا ہے, ٹیلی ویژن چینلز نے رپورٹ کیا ہے, اور پاکستان کو بہت رسوائی ہوئی ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہم عمران نیازی سے اور ان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس بیان پر معافی مانگی جائے, پوری قوم سے معافی مانگی جائے.
ریپ وکٹم سے معافی مانگی جائے, ان خاندانوں سے معافی مانگی جائے جن کے معصوم بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے. کوئی بچی 3 سال کی ہے, کوئی بچہ 4 سال کا ہے, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فحاشی کی وجہ سے ہے یا لباس کی وجہ سے ہے, تو اس سے زیادہ گھنونی سوچ ہو نہیں سکتی. تو یہ تو ان کے تاثرات ہیں پاکستان میں بیٹھے حکمرانوں کے, جس پر ہمیں نہایت افسوس ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی سخت مذمت کرتی ہے. خاص طور پہ بلوچستان اور جو فارمر فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پر جس طریقے سے جو اسکالرشپس دی جاتی تھیں اور جو بڑھانے کی کمٹمنٹ تھی, اس سے بھی ایک پورا یو ٹرن لیا ہے اس حکومت نے. وہ تمام اسٹوڈنٹس سراپائے احتجاج ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد کل کے پی میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گیا. وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ بے ہوش بھی ہوا. اس کے علاوہ بلوچستان میں گزشتہ کئی روز سے اسٹوڈنٹ سراپائے احتجاج ہیں اپنے اسکالرشپ کے مسئلے کو لے کر. حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اسٹوڈنٹس کے اس مسئلے کو دیکھا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹس کو اس ملک کا, اس قوم کا ایسا اثاثہ مانتی ہے جس سے کہ پاکستان کی ترقی گارنٹی کی جا سکے. اگر ہم آج اپنے بچوں کو اندھیروں میں رکھیں گے, اگر ہم آج ان کو ڈس انفرینچائز کر کے کاٹ دیں گے مین سٹریم سے, تعلیم کے اعتبار سے بالخصوص, تو پھر ان کا مستقبل صرف اور صرف اندھیرے میں نظر آئے گا. اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بیان کے ذریعے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے, مذمت بھی کی ہے اور ڈیمانڈ بھی کی ہے اس حکومت سے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں بالخصوص جب ایک ڈکٹیٹر کے اختتام کے بعد ہمیں حکومت ملی, تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا پاکستان ملا. وہ پاکستان ملا جس سے بم کے دھماکے سنائی دیتے تھے, جو صرف بارود اور گولی کا ایک ماحول دیکھ رہا تھا. لیکن ہم نے امن بحال کیا, ہم نے وہ فضا قائم کی جس کے ذریعے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اطمینان ہوا. 25 لاکھ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تاکہ آپریشنز ہو سکیں, تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے, تاکہ لوگ اور ہمارے جو بچے ہیں وہ محفوظ کیے جا سکیں. نہ کوئی اسکول بخشا جاتا تھا, نہ کوئی مسجد چھوڑی جاتی تھی, نہ کوئی بازار چھوڑا جاتا تھا. ان حالات میں پاکستان کو دیکھا گیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی. اور اس کے علاوہ پھر گلوبل ریسیشن, دنیا میں ایسا ریسیشن تھا جہاں تیل کی قیمتیں اونچی تھیں اور عوام کے مسائل بھی بہت پیچیدہ تھے. لیکن پوری کوشش کی گئی کہ چیزوں کو سنبھال کے بیلنس طریقے سے چلا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سیلریز میں تقریباً 140% سے زائد کا اضافہ ہوا, پینشنز میں اضافہ کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. ہمارے پاس کئی ایسے ایریاز تھے جہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی کیونکہ وہاں دہشت گردی ہو رہی تھی. وہاں صرف لوگوں کو سہولتیں پہنچانی تھی, ریلیف پہنچانی تھی, وہاں سے آمدنی کوئی نہیں تھی. تو ایسے چیلنج میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے. اور آج کیا چیلنج ہے اس حکومت کے پاس؟ آج تو ان کو کووڈ میں بھی بڑی سہولتیں ملی تھیں. یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کووڈ میں ہمیں پریشانیاں تھیں, کووڈ میں آپ کو تیل کی قیمتیں بھی کم ملی تھیں. کووڈ میں آپ کو لوگ اس بات کے لیے بھی معاف کر دیتے جو آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا, اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا, پورا نہیں کیا. لیکن آپ کو لوگ معاف اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے لوگوں کو ویکسین نہیں دی. آپ لوگوں نے ویکسین نہ پروکیور کی, نہ خریدی, خیرات پہ آپ چلتے رہے, اور کتنی کو خیرات دے دیں گے لوگ ہمیں. 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ لوگوں کی کوریج ہے. یہ چند 1 لاکھ لوگوں کے لیے جو خیرات ہے اس سے پوری نہیں ہوگی. حکومت کہاں ہے, وہ کیا رول ادا کر رہی ہے؟ مفت ویکسین ایسے ایسے ممالک میں دیے جا رہے ہیں جو ادروائز ہم سے کافی چیزوں میں پیچھے ہیں, لیکن وہاں بھی مفت ویکسین دیے جا رہے ہیں. آج اگر آپ مفت ویکسین نہیں دے سکتے اور پرائیویٹ کمپنیز کو ویکسین
बेचने पड़ रहे हैं, तो कम से कम ये तो आप कर सकते हैं कि जो बराए नाम आपने हेल्थ कार्ड दिए हुए हैं उस पर ही मुफ्त वैक्सीन दे दें लोगों को, मुफ्त टेस्ट दे दें लोगों को, वो कवरेज ही आप कर दें कार्ड्स के ऊपर। अगर तो आप वाकईतन चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को कोविड में कोई रिलीफ मिले, हमें आज भी पता है कि ये वो रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमारा काम है इस हुकूमत को झंझोड़ना, हम झंझोड़ते रहेंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं सिर्फ चाहूँगी कि या वकार भाई आप ऐड करें, हमारे साथ तैमूर और शहरियार दो नौजवान हैं। तैमूर सिर्फ इस मसले पे बलूचिस्तान और जो फाटा के स्टूडेंट्स का मसला है, तैमूर आप इसमें ऐड करें एंड फिर हम सवालात की तरफ चले जाएँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ मैडम शादिया मरी साहिबा, बिलखुसूस हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे नौजवानों की, शागिर्दों की रहनुमाई की, उनका केस उठाया हर फोरम पे। बहुत ही तशवीश और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह एक दावा किया गया था कि शागिर्दों और नौजवानों के बल पे ये हुकूमत बनी है, 72 साल की उम्र में उनको एक लीडर मिलने का खान साहब ने, न्याजी साहब ने एक दावा किया था। अब उन्हीं नौजवानों को, उन्हीं शागिर्दों को रुलाया जा रहा है सड़कों पे, बलूचिस्तान की सड़कों पे, इस्लामाबाद की सड़कों पे, साबका फाटा की सड़कों पे। फाटा जो कि जम हुआ KPK में, बेशक उसमें आवाम को जहाँ हुकूक मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें नुकसान हुआ वो नौजवान नस्ल का हुआ, वो उन शागिर्दों का नुकसान हुआ जो 13 दिन से आज भी धरने पे बैठे हैं, जिनसे खान साहब क्या उनका कोई हवारी भी मिलने नहीं आया, उनकी सुनवाई करने नहीं आया। और 364 स्कॉलरशिप्स थी जो कि हक था इन पसमाइंदा सूबों का, जो कि वैसे ही महरूमियों का शिकार हैं, जिनकी तरफ खान साहब ओन नहीं करते। जैसे सिंध को वो कहते हैं हमारा सूबा नहीं है, इसी तरह बलूचिस्तान और ये जो हमारे फॉर्मर फाटा के जो दोस्त हैं, जो हमारे शागिर्द और नौजवान हैं, उनको ओन नहीं किया गया। ये एक गम गुस्से की लहर है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नौजवानों का किरदार रहा है। हमारी क़यादत जो है वो नौजवान है, जो नौजवानों पे एतबार करती है, उनकी हौसला अफजाई करती है। बेशक हमारी उम्मीद, हमारी आंखें बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। हमारे साथ सपाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहरियार भगत साहब बैठे हैं। शागिर्दों में, नौजवानों में एक तशवीश की लहर है। ये लहर अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगी तो बेशक उनको नुकसान होगा, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं। वक्त की फिरौनियत कायम नहीं रहती है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तैमूर। तो ये जज्बात आपके साथ शेयर किए, अब सवालात लेंगे आपसे। हकीकत बयान की भाई। भाई ये है कि हमने कभी दूध और शहद की नहरों का वादा नहीं किया। हमारे वादे बड़े सादे रहे हैं और सबसे बड़ा वादा जो है वो इंसान की जो इंटेग्रिटी है उसको बहाल करना और मजबूत करना। बतदरीज पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप ने लोगों की जो उनकी इंटेग्रिटी है या उनका एतमाद है सिस्टम के ऊपर, उसको कमज़ोर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस एतमाद को बहाल किया, मजबूत किया। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों के साथ वो वादे किए जो हकीकत पसंद और हकीकत से जुड़े हुए वादे थे। सिंध के अंदर गुज़िश्ता कई बरसों से पीपल्स पार्टी जिस सिमत में काम कर रही है वो उस सिमत पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। हम आज भी कहते हैं कि महंगाई ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोगों की कमर तोड़ दी है और इस महंगाई की जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाती है। मैंने आपको दो हुकूमतों का, बिलखसूस पीपल्स पार्टी और PTI का ये फ़र्क बताया कि हमने उस वक्त चैलेंजेस का सामना किया जब दुनिया में ग्लोबल रिसेशन था, पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में था। नाराज़ भाई कहने वाले उस वक्त तनकीद किया करते थे पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो दहशतगर्दों को भाई भी कहते थे और तनकीद भी करते थे, लेकिन कभी उन लोगों ने मुस्बत तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। दहशतगर्दी आज भी है लेकिन उस तरह सर नहीं उठा रही जो उन अदवार उस दौर में उठाया करती थी जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। बावजूद उसके सैलरीज में इजाफा, पेंशन्स में इजाफा, इंपोर्ट बढ़ाई, एक्सपोर्ट बढ़ाई,
मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो साजगार माहौल नहीं मिला जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा इजाफा किया जा सके, लेकिन जिस चीज़ की बुनियाद रखी वो थी सूबों को मजबूत करना, जिस चीज़ की बुनियाद रखी वो था पार्लियामेंट को मजबूत करना, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मजबूत करना, ताकि जिस निज़ाम से अवाम की उम्मीदें जुड़ी हों वो अवाम कायम व दायम रहे और उनको डिलीवर करता रहे। तो जी भाई, आज जो आपने प्रेस भारतीय हुकूमत के खिलाफ की है, या आप अपने कमिश्नर कराची और दीगर कमिश्नरों के खिलाफ करती, या ब्यूरो एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के खिलाफ करती, क्योंकि गैस, बिजली, पानी के अलावा बाकी सब जो चीज़ों की कीमतें हैं वो तो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। बताएं कितने छापे आज तक कमिश्नर ने मारे हैं, दूध की कीमत तो वो आज तक फिक्स नहीं कर पाए हैं, मुर्गी की कीमत वो फिक्स नहीं कर पाए हैं, इवन कोई जो एक प्राइस लिस्ट निकलती थी अब वो भी शहर में नहीं निकल रही है उनकी तरफ से। इतनी नेग्लिजेंस है और वज़ीर आला साहब को कोई परवाह नहीं है, उनको तो लगता है ये कोई उनका डोमेन नहीं है। सारी की सारी आप डाल देते हैं कि महंगाई, वफाकी हुकूमत, आप सूबाई हुकूमत क्या खावर, थैंक यू सवाल का। वकार भाई आप बात कीजिएगा इस पर, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको बुनियादी ढांचा देखिए। बुनियादी तौर पर जो भी इसेंशियल आइटम्स की कीमतें हैं ना भाई, वो कीमतें वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ का ही नतीजा है, तो इस बात को 18वीं तरमीम नहीं हटा सकती। 18वीं तरमीम में जो मामलात हैं वो हैं सूबे के पास, और सूबा इससे पीछे नहीं हटता, बावजूद इसके कि सूबे को फंड्स नहीं दिए जाते, जो उनका जायज़ शेयर एनएफसी का है उसमें कटौती कर दी जाती है, और जो फाइनल फिगर होता है वो भी कभी पूरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके क्वार्टरली बजट्स अफेक्ट होते हैं, वो बहस अलग है। लेकिन इस वक्त आपने एसेंशियल आइटम्स की बात, ये जितने एसेंशियल आइटम्स हैं ये उन पॉलिसीज से जुड़े हैं जो वफाक में बनती हैं। ये वो पॉलिसी है जिस तरीके से पिछले बरस 25 रुपए तेल की कीमत में एकदम इजाफा कर दिया गया। हम रोड पे चल रहे हैं और खबर मिली कि जी 25 रुपए पेट्रोल बढ़ गया। जो पेट्रोल दस्तयाब नहीं था उससे कबल वो नायाब हो गया एक रात के बाद। और इसके बाद शुगर पे आ जाए, शुगर आज 100 रुपए किलो है, बिल्कुल पंजाब में 120 रुपए किलो भी मिल रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि 1-2 रुपए का भी फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पॉलिसी के नतीजे में 100 रुपए होगा तो 100 रुपए तो लोग भुगत रहे ना चीनी की कीमत। अब 100 से 102 रुपए कहीं नहीं बिकनी चाहिए अगर 100 रुपए है, लेकिन मैं तो एहतजाज 100 रुपए भी कर रही हूँ कि 100 रुपए चीनी की कीमत नहीं होनी चाहिए उस मुल्क में जो खुद शुगर केन ग्रो करता है। और ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ नाअहल वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से। अब वो ये मलबा डाल देते हैं ब्रोकर्स के ऊपर, लेकिन उन समरीज पे साइन तो इन्होंने खुद किया ना, सब्सिडीज तो इन्होंने खुद दी, एक्सपोर्ट तो इन्होंने उस वक्त खुद की जबकि आपके पास वो मकदार नहीं थी चीनी की कि आप एक्सपोर्ट कर सकें। आपने क्रशिंग सीजन से पहले ही अपना काम उतार दिया और उसके बाद आपने कहा कि चीनी की किल्लत हो गई। मसनूई किल्लत वफाकी हुकूमत ने क्रिएट की, प्राइसेस को ऊपर ले जाने में वफाकी हुकूमत की नाअहली थी। अब एक दूसरे को टोपियां पहना रहे हैं। ईसीसी में समरी कॉमर्स मिनिस्टर पास करता है, कैबिनेट में जाके वो कॉमर्स मिनिस्टर वजीर आजम हो जाता है, और फिर उनके मुशीर ये कहते फिरते हैं कि जी वो 2 टोपियां पहनते हैं। इस वक्त अगर किसी को टोपी पहनाई जा रही है तो वो आवाम को पहनाई जा रही है, और ये उनकी वफाकी पॉलिसीज का नतीजा है कि मुल्क में महंगाई बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। अपने ऐड करना है, ये बता दें कि NA 249 वहां पर मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि मैं पीडीएम का उम्मीदवार हूं। पीपुल्स पार्टी अपनी पीडीएम में शामिल है कि अलग हो चुकी है कि कितना कहेंगे कि कल फैसला होगा, ठीक है वो सब बातें हैं, लेकिन आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ये हल्का जो है वो पीटीआई को आप इख्तिलाफात की नजर होके वकार भाई आप इस जवाब दें, फिर मैं कल की मीटिंग का मैं कर दूंगी, वकार भाई इस वक्त बताएंगे आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल को वहाँ पे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का टिकट दिया गया है, और मुफ्ता इस्माइल साहब के लिए पीडीएम की जमातों ने कोई फैसला नहीं किया। इंडिविजुअल उनके फैसले हो सकते हैं, बहैसियत पीडीएम जमात कोई फैसला उनके हाथ में नहीं हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद लड़ी है, लेकिन मैं तो मुफ्ता इस्माइल साहब की जमात से ये सवाल करना चाहता हूँ, कल तक तो वो असम्बलियों से इस्तीफे की बात कर रहे थे, आज उसी असम्बली में जाने के लिए इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? कल तो जोरों शोर से वो ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, तो इसलिए लॉन्ग मार्च नहीं किया गया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी लॉन्ग मार्च की सबसे ज्यादा थी, और पूरे सूबे सिंध ने जिस तरह तैयारी की थी और पंजाब में हमारी तैयारी थी, उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है,
اور وہاں پہ جو پروگریسو قوتیں ہیں، عوام ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ جائیے ذرا اس حلقے کے اندر اور جا کے سروے کیجیے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو رسپانس مل رہا ہے وہ دیکھنے قابل ہے. میں یہاں بیٹھ کے باتیں کروں لیکن آپ پریکٹیکلی جا کے وہاں دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے 100 سے زیادہ گورنمنٹ کی سب تک منعقد کی ہیں وہاں پہ. اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء اور رکن پارلیمنٹ وہاں جا کے دورے کر رہے ہیں، جس طرح سے وہاں پہ وہ وہاں پہ نوازشات کر رہے ہیں جو وہاں پہ حلقے کے اندر نوٹس بھی خیر ان کو کیا گیا ہے، لیکن وہاں پی ٹی آئی کے 2.5 سال 3 سال تک فیصل وارڈا صاحب وہاں پہ ایم این اے رہے. انہوں نے تو کبھی حلقے میں شکل بھی نہیں دکھائی اپنی. وہاں کی صورتحال دیکھیے. کروڑ روپے کا بجٹ، کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس میں بات کی تھی، کروڑ روپے کا بجٹ ان کو ملا، کچھ نہیں کیا گیا. لیکن میں آپ کے اصل سوال کا جواب دوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار نہیں ہیں. وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ضرور ہو سکتے ہیں. کوئی جماعتوں نے ذاتی طور پر فیصلے کیا ہوگا، لیکن پی ڈی ایم کی سطح پہ سربراہی اجلاس میں ان کے امیدوار کے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی خود وہاں الیکشن لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے وہاں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہوں گے. میڈم میرا سوال آپ سے، آپ نے انفلیشن سے آج کی پریس کانفرنس کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. ہم نے مان لیا کہ جو وفاقی پالیسیز ہیں اس کے تحت مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا، اس وقت چینی 100 روپے سے اوپر ہے. پر میڈم یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کمشنر آفس سے، کم اس کا تو لاج رکھا جائے نا. 94 روپے لیٹر اس کے اندر دودھ ہے، 120 30 40 جس کا جیسے مرضی آ رہا ہے وہ ویسے بیچ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بار بار کرونا ایس او پیز کے حوالے سے، ہاٹ اسپاٹ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نکالے جا رہے ہیں. فیک ایڈریسز، نو فالو آن ایس او پیز، کوئی کسی قسم کا کوئی انتظام دیکھنے میں نہیں آتا، صرف نوٹیفیکیشن نکالے جا رہے ہیں. اس کو دیکھیں ایس او پی سوال کا جواب دوں گا. ایک یہ کر لیں پھر ایس او